नमस्कार, मैं परवीन राजपूत आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि बंटवारा किसी देश का की सिर्फ जमीन का ही नहीं होता, भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वह लोगों के दिलों पर गहरे निशान छोड़ जाती हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें हम आप अपने इस एपिसोड में करेंगे। जैसे हमारे भारत के विभाजन की तारीख घोषित हुई तो कुछ मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़ करके पाकिस्तान ले जाना चाहिए और वहां पर इसे फिर से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल जो है वो मुसलमान बादशाहों की एक निशानी है। इस पर कुछ हिंदू साधुओं ने भी फिर अपने विचार रखते हुए कहा कि जो हमारी सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा, सरस्वती नदी के किनारे पर फली फूली है। माउंटबेटन इन दोनों देशों की इंडिपेंडेंट सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे। अगर दोनों देशों को एक साथ आजाद किया जाता तो माउंटबेटन का दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुश्किल हो जाता। इसलिए दोनों देशों का अलग अलग दिन आजाद किया गया और आजादी का दिवस मनाया गया। जब पाकिस्तान एक अलग देश बना था तब उसके पास उसकी कोई अपनी करेंसी नहीं थी, इसलिए 1948 तक पाकिस्तान में भारतीय नोटों पर ही पाकिस्तानी मोहर लगा करके हमारी भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी बनी। जैसे एक परिवार में दो भाइयों के बंटवारे होते हैं, हर एक चीज को अलग अलग बांटा जाता है। भारत पाक बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब बंटवारों में काफी बहस और झगड़े भी हुए और इस्लाम में शराब को हराम समझा जाता है, तो शराब को लेकर कोई बहसबाजी नहीं हुई। भारत में वायसराय के पास 12 शाही घोड़े गाड़ियां थी, जिसमें से 6 सोने से जड़ी हुई थी और 6 चांदी से जड़ी हुई थी। दोनों ही देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। इसको लेकर के काफी बहस भी हुई। बाद में सिक्का उछाल करके यह तय हुआ कि ये सोने की गाड़ियां भारत के पास रहेंगी। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप का दौरा करने के लिए गए। कैंप में 1 लाख लोगों के लिए जगह थी, लेकिन वहां पर 3 लाख लोग वहां पर रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से वहां पर डिज्नी फिल्में दिखाई जाती थी, जिनमें एक बार में 15,000 लोग ये देख सकते थे। 14 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू, सिख, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। तब माउंटबेटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडविना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माय फेवरेट ब्रूनेट देख रहे थे। 1947 में देश में भयानक रक्तपात हुआ। को देख करके माउंटबेटन को अनुभव हो गया था कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही इस हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द उसे देश को आजाद कर देना होगा। फिर हमें आजादी तो मिली, लेकिन देश के विभाजन के साथ। मुंबई के गवर्नर जॉन कोलविन ने माउंटबेटन को एक पत्र लिखा कि भारत की आजादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया जाएगा या ऐसा कोई फ्लैग नहीं दिया जाएगा जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वह भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन इस बारे में सोचने लगा और उसने अपने दोनों देशों का झंडा अपने आप से तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज झंडे को लिया और उसके ऊपर एक छोटा सा यूनियन जैक बनवा दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी उसने ऊपर की तरफ छोटा सा यूनियन जैक बनवा दिया। फिर उसने दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भिजवाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस झंडे को देखकर अस्वीकार कर दिया और कहा कि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंटबेटन को नया डिजाइन भिजवाया, जिसमें बाकी सब तो स्वराज झंडे जैसा ही था, बीच में बस चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बना था। माउंटबेटन को मजबूर होकर दोनों देशों के उस झंडे को अपनाना पड़ा। सारे देश में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और भारतीय तिरंगा फहराया गया, तो पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की रिक्वेस्ट को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा।
जिससे अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस ना लगे। 15 अगस्त 1947 के दिन देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आजादी की रस्म के हुए किसी भी कार्य में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय वो कोलकाता में थे। रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इसने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारतीय ज्योग्राफी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। रेडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी, जिससे ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह सकें और ज्यादा से ज्यादा हिंदू और सिख भारत में रह सकें। रेडक्लिफ के द्वारा जो लकीर खींची गई, उसमें लगभग 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान के पंजाब में छूट गए और 50 लाख मुसलमान भारत के पंजाब में। रेडक्लिफ के इस काम के लिए उसे 2000 पाउंड मिलते थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम नेताओं को उसका यह काम पसंद नहीं आया। इस पर रेडक्लिफ नाराज हो गया और उसने यह पैसा नहीं लिया। लियोनार्ड मुस्ली लिखते हैं कि अगर रेडक्लिफ की ये रिपोर्ट आजादी से पहले पब्लिश हो जाती तो इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इससे पहले हमें जानकारी मिल जाती कि देश में कहां कैसे लोगों को भेजा जाएगा, वहां पर सैनिक तैनात किए जा सकते थे। माउंटबेटन रेडक्लिफ की रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाया, बल्कि उसने रेडक्लिफ रिपोर्ट देश की आजादी के 2 दिन बाद पब्लिश की, जिससे हिंदू और मुसलमानों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है, उनकी मंजिल कौन सी है। इस तरह से बहुत लोग मरे और बहुत नुकसान हुआ। माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। जितना टाइम में उसने दोनों देशों के झंडे तैयार किए, अगर वो इतना टाइम देश के असली समस्याओं पर लगाता, उनको सुलझाने में लगाता, तो इतना जान और माल का नुकसान नहीं होता। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, इस बारे में कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। इतना बड़ा मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ है। बंटवारे के दौरान सबसे बुरी दशा वहां बच्चे और महिलाओं की थी। हमें आजादी तो मिली, लेकिन बहुत कुछ गंवा करके। अगर आज भी हम इस आजादी के महत्व को नहीं समझेंगे और फिर से गुलाम होने के हम कगार पर खड़े हैं, तो हमारे पूर्वजों के बलिदान का क्या होगा? क्या सच में ये हमारी आजादी है? सोचिएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय मां भवानी।